भिड़े ने पकड़ा बाघा को रंगे हाथों। आधी रात को जब बाघा सोसाइटी ऑफिस के अंदर चेक सरकाने की कोशिश कर रहा था, तब भिड़े ने उसे अय्यर की गाड़ी के पीछे छुपते हुए देख लिया। न बिल्ली है न बिल्ला, कोई और है। भिड़े का शक यकीन में बदल गया है और वो सीधा बाघा की तरफ आ रहा है। क्या बाघा बिल्ली की आवाज निकालकर बच पाएगा या आज जेठालाल का सारा भंडा भोड़ हो जाएगा? शुरुआत कुछ घंटे पहले गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हुई थी, जहां जेठालाल की सांसें उसके गले में अटकी हुई थी। बापूजी की इज्जत दांव पर लगी थी और जेठालाल के दिमाग के सारे सर्किट पूरी तरह जल चुके थे। तभी बाघा ने एक ऐसी खौफनाक और अजीबोगरीब हरकत की जिसने जेठालाल के पैरों तले जमीन खिसका दी। बाघा ने जेठालाल का हाथ पकड़ा और उसे घसीटते हुए सीधा दुकान के बाथरूम के अंदर धकेल दिया। जेठालाल अंदर से चीखता रहा कि उसे बाथरूम नहीं जाना है, लेकिन बाघा ने बाहर से दरवाजा सटा दिया। जेठालाल घुटन और घबराहट से पागल हो रहा था। आखिर बाघा अपने ही करोड़ों के टर्नओवर वाले सेठ को उसके ही बाथरूम में कैद करके कौन सा दिमागी खेल खेलना चाहता था? तभी अचानक उस बंद बाथरूम के दरवाजे के नीचे से जेठालाल को एक कागज का टुकड़ा सरकता हुआ दिखाई दिया। ये कोई मामूली कागज नहीं था, ये बाघा के खुराफाती दिमाग से निकला वो ब्रह्मास्त्र था जो जेठालाल के उस सफेद झूठ को सच में बदलने वाला था। बाघा ने बाहर से चिल्लाकर समझाया कि जैसे पुराने जमाने में पोस्टमैन बंद दरवाजे के नीचे से चिट्ठी सरका देते थे, वैसे ही आज रात जब गोकुलधाम की पूरी जनता घोड़े बेचकर सो रही होगी, तब वो चुपचाप सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के नीचे से जेठालाल का चेक अंदर खिसका देगा। सुबह जब भिड़े अपना वो पुराना ताला खोलेगा तो उसे चेक जमीन पर मिलेगा और जेठालाल का झूठ रातों रात एक अटल सत्य बन जाएगा। जेठालाल इस मास्टर प्लान को सुनकर खुशी से उछल पड़ा, लेकिन क्या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में खुशियां कभी 2 सेकंड से ज्यादा टिक पाई हैं? जेठालाल की उस खुशी के गुब्बारे में नट्टू काका ने एक ऐसा हिकअप यानी हिचकी का तीर मारा कि जेठालाल का खून सूख गया। नट्टू काका ने याद दिलाया कि अगर जेठालाल ने भिड़े से ये कहा होगा कि चेक के ऊपर पेपर वेट रखा है, तो बंद ऑफिस में चेक जमीन पर कैसे मिलेगा? बाघा ने तुरंत अपने दिमाग के घूड़े दौड़ाए और जेठालाल को तसल्ली दी कि उसने भिड़े के सामने पेपर वेट का कोई जिक्र नहीं किया था, इसलिए चेक हवा से उड़कर जमीन पर गिरना पूरी तरह से लॉजिकल है। बिना एक पल गवाए जेठालाल ने 2 दिन पुरानी तारीख का एक फर्जी चेक फाड़ा और उसे लिफाफे में डालकर एक ऐसा टाइम बम तैयार कर दिया जो रात के अंधेरे में फटने वाला था। लेकिन इस बम को भिड़े के अभेद्य किले तक पहुंचाने की जिम्मेदारी कौन लेगा? जेठालाल ने तुरंत अपने परम मित्र तारक मेहता को फोन लगाया, जो अपने घर में किसी डिप्रेशन के शिकार कवि की तरह उदास बैठे थे। मेहता साहब इस बात से खून के आंसू रो रहे थे कि वो अपने जिगरी दोस्त के लिए कोई आइडिया नहीं सोच पाए थे। लेकिन जैसे ही जेठालाल ने उन्हें बाघा का वो चुपके से चेक सरकाने वाला जासूसी प्लान बताया, तारक मेहता की आवाज में अचानक 100 हाथियों की ताकत आ गई। उन्होंने फोन के स्पीकर पर बाघा को ऐसी शाबाशी दी जैसे बाघा कोई जंग जीतने जा रहा हो, और बेशर्मी से काम पूरा होने पर जलेबी फाफड़ा की पार्टी भी मांग ली। जेठालाल ने बाघा को सख्त हिदायत दी कि रात को वो सीधा अंदर घुसने की बेवकूफ़ी नहीं करेगा, बल्कि पहले जेठालाल अपनी बैल्कनी से पूरे इलाके का रडार से मुआयना करेगा। लेकिन क्या रात का वो खौफनाक अंधेरा वाकई जेठालाल की इस चोरी में उसका साथ देने वाला था? उधर गोकुलधाम सोसाइटी के चप्पे चप्पे पर महाकलेश का साया मंडरा रहा था। अंजलि भाभी के घर में महिला मंडल की एक ऐसी इमरजेंसी मीटिंग चल रही थी जिसका तनाव किसी वर्ल्ड वॉर से कम नहीं था। कोमल, बबीता, माधवी और रोशन सबकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। कल सुबह का वो खौफनाक सूरज गोकुलधाम के 2 सबसे सम्मानित लोगों में से किसी एक की इज्जत की चिता जलाने वाला था। एक तरफ सोसाइटी का वो एकमेव सेक्रेटरी जो अपनी ईमानदारी पर घमंड करता है, और दूसरी तरफ आदरणीय चंपक चाचा जिनका गुस्सा ज्वालामुखी से कम नहीं है। माधवी भाभी तो इस धर्म संकट में फंसी थी कि वो अपने पति का साथ दें या पिता समान चाचा जी का। लेकिन क्या बड़ों की इस बचकानी जिद का असर सोसाइटी की नई जनरेशन पर नहीं पड़ रहा था? क्लब हाउस में टप्पू सेना के बीच बाकायदा एक गृह युद्ध छिड़ चुका था। सोनू गुस्से से लाल होकर अपने पिता भिड़े को पूरी तरह बेकसूर बता रही थी, तो टप्पू अपनी पारिवारिक वफादारी निभाते हुए सारा दोष भिड़े के सिर मढ़ रहा था। गोगी और गोली ने अगर सही वक्त पर आकर इन दोनों के बीच दीवार न खड़ी की होती तो शायद आज ही गोकुलधाम में एक और महाभारत हो जाती। गोगी ने इस तनाव को खत्म करने के लिए एक सीधा और क्रूर मास्टर स्ट्रोक चला, बॉयकॉट। टप्पू सेना ने कसम खाई कि कल सुबह जब वो खौफनाक उठक बैठक का तमाशा होगा तो वो अपने घरों से नीचे उतरेंगे ही नहीं। बच्चों ने तो खुद को इस बवाल से अलग कर लिया, लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली गैर कानूनी काम तो उस रात के सन्नाटे में होने वाला था जिसकी स्क्रिप्ट जेठालाल अपने बेडरूम में लिख चुका था।
रात गहरी हो चुकी थी और जेठालाल अपने बिस्तर पर लेटा ख्याली पुलाव पका रहा था कि कल सुबह वो भिड़े को कैसे जलील करेगा। तभी बापूजी आकर उसे नींद से जगाया और एक ऐसा आदर्शवादी ज्ञान दिया जिसने जेठालाल का सारा मजा किरकिरा कर दिया। बापूजी ने हुक्म दिया कि कल सुबह बस चेक मिलते ही भिड़े अपनी गलती मान ले, उसे ताना मारने की कोई जरूरत नहीं है। जेठालाल ने जी हजूरी की और बापूजी के सोते ही अपने सबसे भरोसेमंद और इकलौते सिपाही बाघा को फोन मिला दिया। लेकिन बाघा ने फोन उठाते ही जो जवाब दिया उसने जेठालाल के शरीर का सारा खून जमा दिया। बाघा गोकुलधाम की बाउंड्री तक पहुंच चुका था, लेकिन वो अकेला नहीं था, उसके साथ बावरी भी आई थी। अब इस सीक्रेट अंडरकवर मिशन में बावरी का क्या काम था? जेठालाल का गला पूरी तरह सूख गया। अगर बावरी ने अपनी किसी बेवकूफ़ी से भिड़े को जगा दिया तो कल सुबह भिड़े बापूजी से नहीं, जेठालाल से पूरी गोकुलधाम की परिक्रमा करवाएगा। जेठालाल ने दांत पीसते हुए बाघा को हुक्म दिया कि वो बावरी को गेट के बाहर ही रोके और सबसे जरूरी बात, अपना मोबाइल फोन भी बावरी के हाथों में देकर आए। जेठालाल जानता था कि बाघा के फोन में बजने वाली वो अजीबोगरीब रिंगटोन रात के सन्नाटे में किसी सायरन से कम नहीं थी। बाघा ने एक कमांडो की तरह कॉपी सर कहा और काले कपड़ों में छुपते हुए गोकुलधाम के अंदर रेंगने की तैयारी करने लगा। जेठालाल धीरे से अपनी बालकनी में आया, ये सोचकर कि अब मैदान पूरी तरह साफ है। लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे कंपाउंड में गई, उसकी आत्मा उसके शरीर से झटके से बाहर निकल गई। नीचे आत्माराम तुकाराम भिड़े अपने घर से बाहर निकल रहा था। आधी रात के इस खौफनाक सन्नाटे में भिड़े को आखिर क्या सूझी थी? माधवी ने जब टोक कर पूछा कि क्या कोई नया ताला खरीदा है जो इतनी रात को चेक करने जा रहे हो, तो भिड़े का जवाब किसी हॉरर फिल्म के खूंखार विलन जैसा था। मुझे जेठालाल पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। मैं बस ये देखने जा रहा हूं कि उस इंसान ने मेरी ऑफिस के ताले के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं की। भिड़े अपनी वो भयानक सीढ़ियां उतरने लगा और ऊपर बैल्कनी में खड़े जेठालाल की धड़कनें बुलेट ट्रेन की रफ्तार से दौड़ने लगी, क्योंकि ठीक उसी वक्त गोकुलधाम के मेन गेट से बाघा अंदर की तरफ अपने कदम बढ़ा चुका था। दोनों का आमना सामना अब एक अटल सच्चाई थी। इस प्रलय को रोकने के लिए जेठालाल अब क्या करेगा? जेठालाल ने तुरंत अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और बैल्कनी से एक ऐसी बेसुरी आवाज में चिल्लाया, ओ भिड़े! भिड़े झटके से चौंक कर ऊपर देखने लगा। जेठालाल ने पसीना पहुंचते हुए बहाना बनाया कि वो बस खुली हवा खाने आया है, लेकिन भिड़े की शक करने वाली नजरें तो किसी रडार की तरह पूरे कंपाउंड में घूम रही थी। जेठालाल ने अपनी जान बचाने के लिए एक भयंकर और निहायती घटिया झूठ बोला, अरे भिड़े, तू जल्दी ऊपर जा, मैंने अभी अभी तेरी बैल्कनी में एक बिल्ली देखी है, कैट, जा, वरना वो तेरे बोर्ड के पीछे अपना घर बसा लेगी। भिड़े उस ख्याली बिल्ली को ढूंढने में लग गया और जेठालाल की ये राहत बस कुछ पलों की मेहमान थी, क्योंकि नीचे कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी कल्पना उसने सपने में भी नहीं की थी। नीचे बाघा अपने काले कपड़ों में छुपते छुपाते सोसाइटी ऑफिस के दरवाजे के बिल्कुल करीब पहुंच गया था। उसने अपनी जेब से वो चेक वाला लिफाफा निकाला और दरवाजे के नीचे सरकाने ही वाला था कि भिड़े की नजर अचानक अय्यर की चमचमाती गाड़ी की तरफ चली गई। ए, कौन है उधर? अय्यर की गाड़ी के पीछे कौन है?